साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अपन बायोलॉजी के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आप अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी यह चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो खासकर एसएससी वगैरह के इस पोर्शन में अधिकांशतः साइंस के क्वेश्चन 2 या 3 से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या करना है, आपको बायो से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको बायो वाले क्वेश्चनों को भी कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक साइंस की एक सीरीज लेके आए हैं, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की। यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लासेस करना चाहो तो आप इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री क्लासेस कर सकते हो, और बायोलॉजी की क्लासेस करना चाहो तो आप बायो की क्लासेस भी कर सकते हो। यानी यहाँ पे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों की क्लासेस चल रही हैं। आप चाहे जिस चीज़ की क्लासेस कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप उनमें अगर बेहतर परफॉर्म करना चाहते हो तो हमारे साथ बना रहिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा 1 बाय 1 करके, जिससे आपको क्या होगा कि आपको इसके अलावा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, चल सबसे पहले पढ़ते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं अपन? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। क्या पढ़ते हैं? इधर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या? पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र, सबसे पहले इसका मीनिंग चढ़ते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। इसको अपन कह सकते हैं अंगों का समूह। क्या कहेंगे? अंगों का समूह। और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। देखिए, यानी कि सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि अंगों का समूह। कहेंगे अपन, क्या बोलेंगे कि ऐसे अंगों का समूह। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? ऐसे अंगों का समूह जो पाचन की क्रिया को कराने में क्या होता है? सहायक होता है। क्या कहा मैंने? ऐसे अंगों का समूह जो पाचन की क्रिया को कराने में सहायक होता है, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा समझ में आ गई। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि अंगों का समूह, और सिस्टम और डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन, यानी ऐसे अंगों का समूह जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को कराने में क्या होता है? सहायक होता है। तो उस सिस्टम यानी उन अंगों के समूह को अपन क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको कुछ इसमें 1 बाय 1 कुछ चीजें हैं जो अपन को आज की क्लास में अपन इसके जो 1 लाइनर क्वेश्चन जिससे बन जाते हैं उसको अपन समझेंगे। फिर इसकी एक साइड से बिल्कुल जो अपनी आहार नाल होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है इसके बारे में, जो पाचन। सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? किसकी बात करेंगे अपन? डाइजेशन की। डाइजेशन यानी कि पाचन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पाचन। देखिए, पाचन के बारे में समझते हैं। पाचन क्या होता है? तो पाचन, जब अपन कोई भी चीज को इंटेक करते हैं, इंटेक यानी कि जब अपन किसी भी चीज को खाते हैं, तो उसके लार्ज मॉलिक्यूल यानी उसके बड़े बड़े अणु होते हैं। जब उन बड़े अणुओं को अपना शरीर मिलकर बनाए कोशिकाओं से, तो क्या उन अपनी कोशिकाएं उन बड़े अणुओं को एब्जॉर्ब कर सकती हैं? तो आप बताओगे नहीं कर पाएंगे, क्यों? कोशिका का साइज बिल्कुल बहुत ही कम होता है, तो यानी वह कोशिकाएं इस भोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि बड़े अणु। इसको क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि बड़े अणु, या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल भोजन। जटिल भोजन यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जटिल भोजन, या अपने जो क्या हो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि लार्ज का मतलब बड़े
स्मॉल का मतलब छोटे छोटे अणुओं में क्या करना, छोटे छोटे अणुओं में क्या करना, इनको तोड़ना, क्या करना, यानी इनका ब्रेक डाउन करना, क्या करना, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन यानी कि इनको तोड़कर, क्या कर इनको तोड़कर, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल यानी छोटे छोटे अणु, या आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड, यानी कि सरल भोजन। देखिए पाचन का मतलब मैंने क्या कहा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको उनका ब्रेक डाउन करके यानी उनको तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदलना, या फिर क्या कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है यानी जो जटिल भोजन होता है उसका ब्रेक डाउन करके उसको इजी भोजन में बदलना, ये क्या कहलाता है, आप बताओगे ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। किस प्रकार से होता है इसको अपन समझते हैं। यानी जब अपन कोई भी चीज इनटेक करते हैं, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन होता है, क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, इधर देखिए, इधर समझिए अपन, न्यूट्रिशन यानी कि जो अपना क्या होता है पोषण। तो अपन पोषण के रूप में क्या लेते हैं, देखिए एक तो अपन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक अपन खाने के रूप में और क्या खाते हैं, कुछ प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं कि नहीं खाते हैं, कुछ प्रोटीन खाते हैं, कुछ बसा भी लेते हैं प्रोटीन, और क्या कर लेते हैं लिपिड्स, लिपिड्स या इनको क्या बोलते हैं फैट। देखिए कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन स्टार्च, क्या कह सकते हैं, इसको स्टार्च कह सकते हैं, या इसको दूसरा नाम इसको अपन क्या दे सकते हैं, शर्करा, क्या कह दे सकते हैं, शर्करा। प्रोटीन को तो अपन प्रोटीन ही कहते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन, और फैटी एसिड या जो फैट होता है उसको क्या कहते हैं, या लिपिड्स को क्या कहा जाता है, वसा कहता है, वसा कहते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं, मैंने क्या लिखा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, वसा, स्टार्च यानी कि शर्करा, प्रोटीन जो होता है यानी लिपिड्स जो बसा होता है, ये सभी की चीज जब अपन ग्रहण करते हैं तो कैसे होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जटिल भोजन होता है। तो इनको किस में बदलना, जैसे इस जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज, या इसको किस में बदले, ग्लूकोज, या इसी को बदल देते हैं अपन माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में बदलना। प्रोटीन को अपन बदल देते हैं अमीनो एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड बनना, और जो फैट होता है उसको बदलना फैटी एसिड, फैटी एसिड, या इसको बदल दें ग्लिसरीन। देखिए ग्लूकोज या माल्टोज, ठीक है, और अमीनो अम्ल किस में बदल सकते हैं इसको, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, और इसको फैट को यानी बसा को फैटी एसिड यानी कि बसीय अम्ल, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, बसीय अम्ल, और ग्लिसरीन, क्या, ग्लिसरीन, इसमें बदलना क्या कहलाता है, ग्लिसरोल, इसको ग्लिसरीन नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल में बदलना क्या कहलाता है, अपना पाचन कहलाता है। आई होप को आपको पाचन का मीनिंग समझ में आ गया। पाचन का मीनिंग क्या होता है, आप क्या बताओगे, लार्ज मॉलिक्यूल को किस में बदलना, स्मॉल मॉलिक्यूल में बदलना, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में बदलना क्या कहलाता है, डाइजेशन यानी पाचन कहलाता है। जिस प्रकार अपन न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड्स हुए, यानी स्टार्च, प्रोटीन और वसा, इनको किस में बदलते हैं, जैसे स्टार्च को ग्लूकोज या माल्टोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों में, वसा को फैटी एसिड यानी या ग्लिसरोल यानी वसी अम्ल या ग्लिसरोल में बदलना ही क्या कहलाता है, अपना पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल का क्या करना, ब्रेक डाउन करके यानी उनको तोड़कर इजी भोजन यानी कि सरल भोजन में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन का आपको आई होप का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इससे के आगे चलते हैं, अपन को इसमें एक टर्म देखने को मिलेगा एंजाइम। क्या देखने को मिलेगा, एंजाइम। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। अब यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही वीडियो आएगा, यानी अगली क्लास का जैसे ही वीडियो आएगा तो क्या होगा, तो आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन यानी उसको इन्फॉर्म आपको मिल जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी क्लास को बिल्कुल टाइमली देख सकते हो। अब अगली बात करते हैं अपन एंजाइम की। किसकी? एंजाइम्स। एंजाइम्स हिंदी में एंजाइम्स ही बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? एंजाइम्स। देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के बारे में आप क्या जानते हो? यदि आप इससे पहले कुछ नहीं जानते हो तो इधर मेरी बात सुनिए। देखिए एंजाइम क्या होता है, यह पाचन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? तो आप बताओगे, यह जो होते हैं वह पाचन की क्रिया में क्या होते हैं? पाचन क्रिया में यह होते हैं सहायक, यानी पाचन की क्रिया को करने में अपने शरीर की क्या करते हैं? यह मदद करते हैं। ठीक है, यानी यह पाचन क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और यह जो एंजाइम होते हैं वह पाचन की क्रिया में एक तो सहायक होते हैं, और यह बायो कैटलिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक। क्या लिखेंगे हिंदी में इसको? जैव उत्प्रेरक। देखिए यह पाचन की क्रिया में जैव उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं, यानी एंजाइम एक तो वह चीज है जो अपनी पाचन की क्रिया में सहायक है, और यह पाचन की प्रोसेस जो होती है उसमें जैव उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। यानी कि यदि इनकी मात्रा ठीक ठाक रही तो पाचन की क्रिया को बढ़ा सकते हैं, यानी अपने भोजन की पचने की जो स्पीड होती है उसको या तो बढ़ा सकते हैं, या उत्प्रेरक क्या कर सकते हैं, उसकी यानी उनकी अनुपस्थिति भी होगी तो इस कारण उनकी क्या कर सकते हैं, या उस क्रिया की दर को घटा भी सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक बात आपको याद रखना है, ऑलमोस्ट जो ऑल एंजाइम होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम मेड अप प्रोटीन्स। देखिए मैंने क्या कहा? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम। देखिए बोर्ड पे, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स मेड अप प्रोटीन, यानी कि लगभग सभी। अब लगभग क्या, 99.99% किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन। यानी कि सभी एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। यानी 99.99% जो एंजाइम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? आप बताओगे, वह प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, यदि सभी एंजाइम, जितने भी सभी एंजाइम वो किससे मिलकर बने होते हैं? आप बताओगे, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और एक बात तो याद रखना, हमारे शरीर में जो क्या होता है, यानी कि हमारे जो क्या होते हैं ऐसे अंग, क्या कहेंगे अपन इसको? देखिए अगर आप पढ़ देखिए, और यानी अपने एंजाइम पढ़ लिए, पाचन पढ़ लिए, आगे देखिए एक बात आपको और याद रखनी है इसमें। देखिए एक नोट पॉइंट करके आप नोट पॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखना है? नोट पॉइंट। आपको लिखना है पानी, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं? जल, कॉमा विटामिन। क्या? विटामिन, यानी पानी, विटामिन, और जो अपने शरीर में मिनरल होते हैं, क्या होते हैं? मिनरल्स। एक मिनट, मिनरल्स जिनको हिंदी में कहेंगे अपन खनिज तत्व। क्या कहेंगे? खनिज तत्व। इनका क्या नहीं होता है? खनिज तत्व, इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। इनका हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, और इनसे ऊर्जा मिलती है। यानी पानी हुआ, विटामिन हुए, खनिज मिनरल्स यानी खनिज तत्व हुए, ना तो इनका अपने शरीर में क्या नहीं होता है? पाचन नहीं होता है,
और इनसे अपन को ऊर्जा मिलती है, तो आप बताओगे इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। यदि आपसे कोई पूछता है कि 1 केजी पानी से या 1 किलोग्राम पानी से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो आप बताओगे 0 ऊर्जा मिलेगी। आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, आप उससे 0 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। देखिए इनका पाचन क्यों नहीं होता है, इनका पाचन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यह पहले से किस रूप में होते हैं, यह सरल रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, पहले से यह सरल रूप में होते हैं, इसीलिए इनका पाचन नहीं होता है। और इनका पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, इनसे ऊर्जा मिलेगी, तो आप बताओगे इनसे ऊर्जा भी अपन को नहीं मिलती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इससे आगे एक देखिए, इससे आगे समझते हैं। देखिए इसमें इससे आगे आपको क्या समझना है, आप लिखोगे अगला पॉइंट नंबर, जैसे अपन ने एंजाइम पढ़ लिया, अभी अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन। देखिए जैसे अगला पढ़ते हैं, ऐसे अंग जो हमारे शरीर में क्या बनाते हैं, जूस या एंजाइम को बनाते हैं। क्या कहा मैंने, ऐसे अंग जो हमारे शरीर में जूस या एंजाइम को क्या करते हैं, बनाते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे अंग, यानी अपने शरीर में कोई भी ऑर्गन होंगे, यानी किसी प्रकार के जो ऑर्गन होंगे जो हमारे शरीर में जूस यानी कि एक प्रकार के रस या एंजाइम किसको बनाए, एंजाइम को बनाते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, तो उनको आप बताओगे, उनको अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे, उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं इनको बहिस्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए ग्रंथि टर्म का मतलब यानी अपने शरीर में कोई ऐसे अंग है जो किसी चीज का क्या करे, निर्माण करें, क्या करें, किसी ना किसी चीज का निर्माण करते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, आप बताओगे उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई आपको, मैंने पाचन समझा दिया। पाचन कैसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, और अपने एंजाइम समझ लिए, एंजाइम किसे कहते हैं, यानी कि पाचन की क्रियाओं जो क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पाचन की क्रियाएं क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और यह बायो कैटलिस्ट के समान कार्य करते हैं, यानी कि जैव, जो पाचन की क्रिया है उसमें जैव उत्प्रेरक के समान कार्य करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे समझिए, इससे आगे अपन समझते हैं डाइजेशन के स्टेज। क्या समझते हैं, स्टेज यानी कि यह कितने चरणों में पूर्ण हो जाता है। क्या समझते हैं अपन, इसके बाद अपन समझते हैं स्टेज ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। हेडिंग बनाएंगे आप, स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पाचन की अवस्था, यानी पाचन कितने चरणों में, या पाचन की अवस्था, या पाचन कितने चरणों में पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले यानी पाचन में कौन सी क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर फाइनल में जाके क्या रिजल्ट मिलता है, उस सभी के बारे में उसको अपन क्या बोलते हैं, पाचन की स्टेज यानी कि पाचन की अवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं इंजेक्शन की। सबसे पहले स्टेज आती है इसमें इंजेक्शन, इंजेक्शन इसको हिंदी में आप लिखोगे अंतर्ग्रहण। क्या लिखोगे आप, अंतर्ग्रहण। देखिए यानी कि इंजेक्शन जो होता है यानी अंतर्ग्रहण, इस अंतर्ग्रहण वाली स्टेज में क्या होता है, आप बताओगे इनटेक ऑफ फूड इन माउथ। क्या लिखोगे आप, इनटेक इन फूड ऑफ माउथ, इनटेक इन फूड ऑफ माउथ, यानी इनटेक इन फूड, यानी इस जो अंतर्ग्रहण वाली स्थिति होती है, यानी जो इंजेक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, अपन जो फूड होता है उन फूड को क्या करते हैं, भोजन का मुंह में जाना क्या कहलाता है, यानी इस इनटेक ऑफ फूड इन माउथ क्या कहेंगे, इनटेक इन फूड ऑफ माउथ, यानी कि भोजन का मुख में जाना। किसमें, भोजन, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, भोजन का
मुख में जाना। तो भोजन का मुख में जाना क्या कहलाता है, आप बताओगे? अंत इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण कहलाता है। यानी पहली स्टेट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन को मुंह में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, उसमें कुछ प्रोसेस चलती है भोजन वाले में। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उनका कार्य होता है अपने टंग यानी जीभ, अपन इस यहीं पे पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसमें टीथ यानी जो दांत होते हैं उनके बारे में भी अपन इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नंबर 2 स्टेज आती है डाइजेशन। किसकी आती है, डाइजेशन। डाइजेशन यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, पाचन। क्या कहते हैं, पाचन। तो पाचन में क्या होता है, आपको मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड यानी जटिल भोजन का, किसका, जटिल भोजन का अपन क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। जटिल भोजन का अपन क्या करते हैं, आप क्या बताओगे, जटिल भोजन का यहाँ पे एंजाइमों द्वारा, किसके द्वारा, ब्रेक डाउन किया जाता है। आप क्या देखिए, जटिल भोजन का क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। जो कुछ एंजाइम होती हैं उन एंजाइम की उपस्थिति में कॉम्प्लेक्स फूड या जटिल भोजन को कैसे फूड में बदला जाता है, इजी फूड में बदला जा सकता है। यदि इजी फूड यानी कि इसको अपन हिंदी में क्या लिखेंगे, सरल भोजन में बदला जाता है, ठीक है। पाचन में क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड यानी जो जटिल भोजन होता है वो एंजाइम की प्रेजेंस में इजी फूड यानी कि सरल भोजन में बदल जाता है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अब बताओ, डाइजेशन बोलते हैं। यानी दूसरी स्टेट, पहली स्टेट क्या थी, इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण। नंबर 2 पे आता है डाइजेशन यानी कि पाचन। अब नंबर 3 की बात करते हैं, एब्जॉर्बेशन। क्या नंबर 3 पे क्या आती है, एब्जॉर्बेशन। कौन सी आती है, एब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण। क्या लिखेंगे इसको, अवशोषण। देखिए अवशोषण क्या होता है भाई, जब अपन खाना खा रहे हैं तो जब उसका अब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण नहीं होगा, उनके जो उसमें जो क्या मुख्य पाचक तत्व जो अपने शरीर के फायदेमंद है, तो उसका कोई महत्व तो निकलेगा। आप बताओगे, जैसे आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि यदि किसी चीज को अपन खाते हैं तो वो अपन को लगना भी चाहिए। तो लगने का मतलब क्या आता है, यानी उसका अपने शरीर में क्या होना चाहिए, अवशोषण होना चाहिए, यानी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अब एब्जॉर्बेशन कहाँ पर होता है, तो आप बताओगे एब्जॉर्बेशन शरीर में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको, छोटी आंत। देखिए छोटी आंत में इंजेक्शन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में कुछ इस प्रकार से उंगली नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिनको अपन विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली। विली नहीं बोलना है इसको, अपन क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। यानी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है और जिनमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। और यहाँ से पोषक तत्व जैसे ही पाचन होते हैं ब्लड वेसल्स में घुल जाते हैं और विली शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या कर देती है, इनको ट्रांसफर कर देती है, यानी कि इनके भोजन का क्या कर लेती है, एब्जॉर्बेशन कर लेती है। अब देखिए अगली स्टेट क्या होगी इसकी, अगली स्टेट के बारे में बात करते हो। नंबर 4 आता है अपने, जैसे यहाँ पे एब्जॉर्बेशन हो गया, अब होगा इसका एसिमिलेशन। क्या होगा इसका, असिमिलेशन। असिमिलेशन यहाँ पे क्या था, या अवशोषण था। यहाँ पे क्या था, अवशोषण। इसको बोला जाता है स्वायीकरण। इसको क्या बोला जाता है, स्वायीकरण। देखिए स्वायीकरण में क्या होता है, यानी कि जो बिली होती है, स्वायीकरण में क्या होता है, इसमें जो बिली यानी कि जो छोटी आंत में कौन सी संरचना पाई जाती है, जो उंगली नुमा यानी कि यह जो संरचना पाई जा रही थी, किसमें, छोटी आंत में, इनमें क्या पाई जाती है, मैंने क्या बताया, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी इनको क्या कहेंगे अपन, रक्त वाहिनियां, यानी जिनके अंदर रक्त बहता है। और यह जो जितना भी पाचन होता है जितना भी पाचन होता है, जैसे ग्लूकोज किस्म जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस्म बदल जाए ग्लूकोज या माल्टोज में, प्रोटीन किस्म बदल जाता है अमीनो एसिड, उनको सभी को कहाँ पहुंचा देता है, अपने शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। ऑर्गन्स यानी कि उसके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है, किसमें, स्वायीकरण। यानी इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्वायीकरण कहते हैं। यानी भोजन का अधिशोषण के बाद, किसके बाद, भोजन का अधिशोषण यानी पाचन तथा अधिशोषण के बाद शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचा देते हैं, विभिन्न जो बिली नाम की संरचना होती है उसमें क्या पाई जाती है, आप बताओगे, बिली नाम की जो संरचना होती है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो उस भोजन को क्या करती हैं,
आगे ट्रांसफर कर देती है, यानी शरीर के विभिन्न अंगों के पास तक पहुंचा देती है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो आप बताओगे, उसी को अपन एसिमिलेशन यानी कि स्वायकरण कहते हैं। 4 स्टेट समझ में आ गई। अब मैं नंबर 5 के ऊपर लिख रहा हूँ। नंबर 5 में होती है, आप बताओगे, इंजेक्शन। क्या होती है? इजेक्शन। इजेक्शन या इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। इजेक्शन या नंबर 5 इधर देखिए, इजेक्शन या इसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। हिंदी में कहेंगे इसको उत्सर्जन। क्या कहेंगे इसको? उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन में क्या होता है आप बताओगे, यानी कि जब अपने शरीर में क्या हो जाता है, भोजन जब डाइजेशन होता है तो कुछ खाद्य पदार्थ किस में बदलता है? इजी फूड में। और जो बेस्ट मटेरियल बनता है, यानी जो अपच भोजन होता है, कैसा होता है आप बताओगे? अपच भोजन। जो क्या होता है? अपच भोजन होता है। उस अपच भोजन का क्या करते हैं, यह डाइजेशन के बाद या और जो डाइजेशन हो जाता है फिर क्या हो जाता है? एब्जॉर्बेशन। और उसका के बाद क्या हो जाता है? असेमिलेशन होने के बाद, यानी कि पाचन, अवशोषण और स्वायकरण, इन प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, इसमें जो अपच भोजन बचता है, यानी जो बेस्ट मटेरियल बनता है, उसको अपन शरीर के बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस अपच भोजन को क्या कर देते हैं? आप बताओगे, इस अपच भोजन को शरीर के बाहर कर देते हैं। तो इसी स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, यानी उसी अवस्था को अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई। यानी आप बताओगे पाचन की कितनी स्टेट होती हैं, तो आप बताओगे पाचन की मुख्य रूप से 5 अवस्था होती हैं। नंबर 1 पे आता है इंजेक्शन यानी अंतर्गण। इंजेक्शन का अंतर्गण यानी इसमें क्या होता है? इनटेक इन फूड ऑफ माउथ, यानी कि भोजन को क्या कहाँ होता है? भोजन का मुख में जाना। क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है, यानी कि अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको इजी फूड या लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में परिवर्तित कर दिया जाता है एंजाइम, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सहायता से। अब एंजाइम मैंने आपको एंजाइम की परिभाषा पढ़ा दी है। ठीक है, अब इसके बाद होता है अपने एब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण। अब देखिए, अवशोषण यानी कि खाने का अवशोषण होना चाहिए शरीर में। यानी तो छोटी आंत में एक बिली नाम की संरचना पाई जाती है, उंगली नुमा। कैसी होती है? बिली उंगली नुमा संरचना होती है, जिसके द्वारा अपने भोजन का क्या किया जाता है? अवशोषण होता है। अब आगे आती है असेमिलेशन। असेमिलेशन में क्या होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? स्वायकरण। तो स्वायकरण में आप बताओगे, स्वायकरण में क्या होता है? तो स्वायकरण में होता है कि जो बिली होती है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, जो जो मिनरल्स यानी जो चीजें जैसे ग्लूकोज है, माल्टोज है, इस सभी को क्या करती हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हुए ब्लड वेसल्स के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती हैं। उसको अपन बोलते हैं असेमिलेशन यानी स्वायकरण कहते हैं। इसके बाद आता है अपना इजेक्शन या एक्सक्रीशन। इजेक्शन देखिए, इंजेक्शन ये अलग है और इजेक्शन और एक्सक्रीशन उत्सर्जन ये बात अलग है। यानी अपच भोजन को शरीर के बाहर करना क्या कहलाता है? इंजेक्शन या क्या कहलाता है आप बताओगे? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फूड को जटिल भोजन में कैसे बदला जा सकता है, ये मैंने बता दिया। और अपने शरीर में पानी, खनिज तत्व यानी जो मिनरल्स होते हैं, और इसके अलावा जो विटामिन होते हैं, उनका अपने शरीर में कोई पाचन नहीं होता है, और इनसे अपन को किसी प्रकार की ऊर्जा भी नहीं मिलती है। तो आप क्या ऐसा नहीं सोचते हो कि विटामिन से सर ऊर्जा नहीं मिलती है, तो विटामिन को अपन खाते क्यों या विटामिन को लेते क्यों? तो यह लेते हैं अपन शरीर के कुछ आवश्यक कार्यों को करने के लिए। विटामिन क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैसे विटामिन के ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, तो उससे ऊर्जा थोड़ी मिल रही है अपन को, लेकिन वह ब्लड को क्लॉट कराने में क्या होता है? यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यानी इसी प्रकार से अपने अंदर जो जैविक प्रक्रिया होती हैं उनको कराने में जो विटामिन होते हैं वह सहायक होते हैं। तो क्या होता है? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी किसकी? पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। यानी इतनी बात समझ में आ गई, स्टेज समझ में आ गई इसकी। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। किसकी? पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। यानी डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंतर्गत अपन कितने भागों को पढ़ना है, यानी अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, हेडिंग बनाइए आप, पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। क्या हेडिंग बनाओगे आप? पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम। देखिए, पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम, यानी हिंदी में लिखोगे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के भाग। देखिए,
पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, यानी कि इनका डाइजेशन का कोई ना कोई पार्ट रहा होगा। तो पाचन तंत्र के यदि अपन भाग पढ़ेंगे तो भाग पढ़ेंगे अपन इनके अलग अलग चीजों के भाग पढ़ेंगे। जैसे एक साइड अपन लिख लेते हैं ग्लैंड्स और एक साइड लिख लेते हैं अपन अंगों के नाम। यानी एक साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, एलिमेंट्री कैनाल, क्या लिखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको अपन क्या कहते हैं, आहार नाल। देखिए आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल में जितने ऑर्गन आएंगे उनको अपन क्या लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे। अब आहार नाल में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बताओगे जो आहार नाल होती है वह माउथ से लेकर, कहाँ से, माउथ से लेकर एनस तक, यानी कि मुख से लेकर गुदा तक क्या होती है, अपनी आहार नाल होती है। जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो लगभग 9 मीटर लंबी होती है। कितनी, 9 मीटर लंबी होती है। जिसे अगर फीट में देखा जाए तो 32 फीट की होती है। कितनी फीट की, मीटर में पूछा जाए तो 9 मीटर, अगर फीट में पूछा जाए तो 32 फीट। जिसकी लंबाई होती है माउथ से लेकर यानी मुख से लेकर एनस यानी कि गुदा तक की लंबाई को अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, इसको आहार नाल कहते हैं। अब एक साइड लिखे अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां, क्या लिखेंगे, या तो लिखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्या लिखिए, यहाँ पे देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हिंदी में क्या लिखेंगे, बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि, या लिखिए आप डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि। ठीक है, दोनों चीज। अब इनके बारे में अपन को क्या करना है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। पाचन ग्रंथि यानी जो अपनी पाचन की क्रिया में जो ग्रंथियां सहायक होती हैं उनको पढ़ना है। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के अंगों के बारे में लिखना है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से लेकर एनस तक चलती है और जो लगभग जिसकी लंबाई 9 मीटर होती है। और उसका क्या होता है, अगर फीट में बताया जाए तो इसकी लंबाई 32 फीट तक होती है। ठीक है, या इसको 32 फीट या आपको यहाँ कहीं पे लिखा मिल जाएगा 33.3 फीट, यानी इतना भी आपको लिखा मिल सकता है। अब इसमें नंबर 1 पे बात करें तो इसमें अपन पढ़ेंगे माउथ, क्या पढ़ेंगे, माउथ यानी मुख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले अपन मुख के बारे में पढ़ेंगे, यानी अपना जो मुंह है। अब मुंह में अपन को क्या क्या पढ़ना है, मुंह में अपन को पढ़ना है टीथ, टीथ यानी कि दांतों को पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है टंग यानी जो अपनी क्या है, जीभ, इनको अपन को पढ़ना है। माउथ के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, टीथ एंड टंग यानी दांत और जीभों के बारे में अपन को किसमें पढ़ना है, माउथ में। अब यहीं पे माउथ में जो अपनी क्या है, ग्लैंड्स है, यानी माउथ में ग्लैंड्स पाई जाती है। नंबर 1 पे यहाँ पे आप बताओगे सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है लारीय ग्रंथि, क्या कहा जाता है, लारीय ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अब इस साइड देखिए नंबर 2 पे, इस साइड पढ़ेंगे अपन फूड पाइप, क्या पढ़ेंगे, फूड पाइप, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भोजन नलिका, क्या कहते हैं, भोजन नलिका, यानी कि जो इसको अपन ग्रसिका भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रसिका। अब देखिए, अब इसमें अपन को भोजन नलिका या ग्रसिका के बारे में पढ़ना है। और इस साइड फूड पाइप में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब अगली बात करें, इसमें नंबर 3 की बात करें, यानी यहाँ पे अपन ने माउथ पढ़ ली, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। माउथ में टीथ और टंग यानी दांत और जीभ पढ़ेंगे। और इसमें मुंह के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड, लारी ग्रंथि होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला अपन इसमें अगला पार्ट पढ़ेंगे फूड पाइप यानी भोजन नलिका या जिसको ग्रसिका कहा जाता है। और ग्रसिका में किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अब इसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे स्टमक, क्या पढ़ेंगे, स्टमक, जिसको कहा जाता है आमाशय, क्या कहा जाता है, आमाशय। तो आमाशय में जिस साइड पढ़ेंगे तो इस साइड अपन क्या पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे आता है, यानी 2 नंबर पे दूसरा नंबर लिख लो यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तो इसमें स्टमक, अब स्टमक में क्या आते हैं, तो स्टमक में आप बताओगे गैस्ट्रिक, जो क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि यानी जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी हिंदी में लिखेंगे इनको जठर ग्रंथि।
यानी जो जठर रस को बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड उन्हें कहते हैं। अब इनके बारे में अपन को क्या पर पढ़ना है, इस साइड पढ़ना है। अब अगली बात करूं मैं नंबर 4 पे, इस साइड यानी स्टमक पढ़ लिया। अब स्टमक के अंदर अपन को केवल इतनी बातें पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टमक के बाद अपन को पढ़ना है, अपन को क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे इनको, छोटी आंत। क्या पढ़ना है, छोटी आंत। तो इस साइड छोटी, जैसे देखिए माउथ के अंदर अपने ए पढ़ी है, भोजन नलिका में होती नहीं है, आमाशय में ए है। सेम इसी प्रकार से इस साइड अपन को तीसरे नंबर पे करनी छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में अपन को पढ़ना है। आप क्या बताओगे, जो क्या होती हैं, इंटेस्टाइन ग्लैंड होती है। क्या होती है, इंटेस्टाइन ग्लैंड, इंटेस्टाइन ग्लैंड यानी कि आंतीय ग्रंथि। क्या बोलेंगे इनको, आंतीय ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यानी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन को क्या पढ़नी है, आंतीय ग्रंथि, यानी कि जो अपनी क्या होती हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड होती हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसमें लार्ज इंटेस्टाइन। इस वाले पार्ट में बता रहा हूं मैं, यानी कि जो अपनी एब्डोमिनल वाला पार्ट है, यहाँ पे इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। नंबर 5 पे अपन को क्या पढ़ना है, तो नंबर 5 पे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब पढ़ेंगे अपन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जिसको अपन क्या कहेंगे, बड़ी आंत। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई ग्रंथि होती है, आप बताओगे बिल्कुल नहीं होती है। और नंबर 6 पे अपन पढ़ेंगे इसमें एनस। क्या पढ़ेंगे, एनस, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, गुदा। क्या कहा जाता है, गुदा। और गुदा में भी कोई किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती। यानी इसके पार्टों की बात करूं तो सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है, यह माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलती है, गुदा तक। यानी सबसे पहला अपन को पढ़ना है माउथ, लास्ट में जाके क्या पढ़ना है, एनस। लगभग यह 9 मीटर मानी जाती है, या 32 फीट या 33.3% फीट, क्या 33.3 फीट इसकी लंबाई मानी जाती है। अब सबसे पहला चैप्टर इसमें पढ़ना है अपन को माउथ। माउथ के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है अपन को सलाइवरी ग्लैंड यानी लारी ग्रंथि। अब माउथ में अपन को यहाँ पे क्या पढ़ना है, दांत और टंग यानी दांत और जीभ के बारे में। अब पढ़ना है अगला फूड पाइप यानी भोजन नलिका, जिसे ग्रसिका कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं होती है। अगला पढ़ेंगे इसमें स्टमक यानी कि आमाशय। आमाशय में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि, जो जठर रस को बनाती है। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जो कि इसमें क्या पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी आंती ग्रंथि पाई जाती है, जो आंती रस को बनाती है, ठीक है। अब आंती रस के बाद अपन इसके बाद पढ़ेंगे अपन लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में कोई किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। और इसके बाद पढ़ेंगे अपन एनस यानी कि गुदा, जिसमें भी किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो आज के सेशन को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में अपन माउथ से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करते हुए अपन एक एक करके इन सभी पार्टों को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। और अब इसमें इंटेस्टाइन जो क्या है ग्लैंड, इसमें अपन एक बात और याद रखना, इसी में अपन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है इसमें अग्नाशय है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए यहाँ पर जो है इसी में अपन लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, यकृत, ठीक है। इसी वाले पार्ट में, किसमें, छोटे आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी ये तो इंटेस्टाइन ग्लैंड तो पढ़ेंगे, लीवर भी इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो पैनक्रियाज है, क्या है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में अपन कहाँ पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर बाय। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आपका कोई छात्र फ्रेंड है जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर बाय। जय हिंद, जय